क्या कभी सोचा है कि भारत की जो पहली महान सभ्यता थी, उसने शायद कभी घोड़े का इस्तेमाल किया ही नहीं? आज हम भारतीय इतिहास की गहराइयों में उतरेंगे और कुछ ऐसे ही हैरान कर देने वाले सच सामने लाएंगे जो शायद हमारे सोचने का तरीका ही बदल दें। देखिए, ये सवाल हमारी आम धारणाओं को सीधी चुनौती देता है। जब भी हम प्राचीन सभ्यताओं के बारे में सोचते हैं तो मन में घोड़ों की एक तस्वीर जरूर आती है ना? लेकिन क्या भारत की पहली शहरी सभ्यता इस नियम का एक अपवाद थी? जवाब है हाँ, बिल्कुल अलग थी। एक तरफ है सिंधु घाटी सभ्यता, जो अपनी बेहतरीन शहरी प्लानिंग के लिए मशहूर है, लेकिन जानते हैं, वो ट्रांसपोर्ट के लिए बैलगाड़ियों पर निर्भर थे। और फिर बहुत बाद में दूसरी तरफ आता है उत्तर वैदिक काल, जब सभ्यता का सेंटर पूर्व में गंगा के मैदानों की तरफ शिफ्ट हो गया, और तब जाकर घोड़े समाज का एक अहम हिस्सा बने। ये दो तस्वीरें ना दो बिल्कुल अलग-अलग दौर और जीने के तरीकों को दिखाती हैं। चलिए अब प्राचीन भारत की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं है, बल्कि उन सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स की कहानी है जिन्होंने इन सभ्यताओं को सच में महान बनाया था। जरा इन सिंधु मोहरों को देखिए। पहली नजर में क्या लगता है कि ये शायद कोई कला या धर्म से जुड़ी चीजें हैं, है ना? दिखने में तो सुंदर हैं, लेकिन इनकी असली कहानी कला से कहीं ज्यादा कॉमर्स और ट्रेड से जुड़ी हुई है। असल में ये मोहरें उस प्राचीन दुनिया के कमर्शियल टूल्स थे। इनको आप एक तरह से पुराने जमाने का ट्रेडमार्क या बिल ऑफ लीडिंग समझ सकते हैं, जो हर लेन देन को सर्टिफाई करता था। ये इस बात का पक्का सबूत है कि सिंधु घाटी में एक अविश्वसनीय रूप से एडवांस्ड इकोनॉमिक सिस्टम था, जो स्टैंडर्डाइजेशन पर आधारित था। और ये जो सोफिस्टिकेशन है ना, ये सिर्फ सिंधु घाटी तक ही सीमित नहीं था। मौर्य साम्राज्य की सफलता का राज क्या था? एक बहुत बड़ा कारण था उनका वाटर मैनेजमेंट। सुइया और पुष्यगुप्त जैसे अधिकारियों को खास तौर पर प्रांतीय सिंचाई सिस्टम की देखरेख का काम दिया गया था, जिससे साम्राज्य की कृषि और समृद्धि दोनों सुनिश्चित होती थी। और अगर आर्थिक समृद्धि का कोई ठोस सबूत चाहिए तो बस इस संख्या को देखिए, 1800 से ज्यादा। राजस्थान की बयाना निधि में चंद्रगुप्त द्वितीय के इतने सारे सोने के सिक्के मिले हैं। ये नंबर उस दौर की अविश्वसनीय दौलत और स्थिरता की कहानी खुद ब खुद बयां कर देता है। चलिए अब एक ऐसे दौर में चलते हैं जहां तलवारें टकराईं और बड़े बड़े साम्राज्य बने और बिगड़े। मध्यकालीन भारत शक्ति, संस्कृति और लगातार चलने वाले संघर्ष की एक बहुत ही जटिल कहानी है। हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि विजयनगर साम्राज्य और बहमनी सल्तनत जैसे पड़ोसी राज्यों के बीच कल्चरल एक्सचेंज होता था और वे शांति से रहते थे, लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? सच कहूं तो हकीकत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। उनके रिश्ते लगातार संघर्ष और एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ से तय होते थे। दक्कन पर वर्चस्व की लड़ाई में शांति तो बहुत कम देखने को मिलती थी, संघर्ष ही नियम था। देखिए, भाषा में भी शक्ति छिपी होती है। बहलोल लोधी अपने अमीरों को मसनद-ए-अली या उच्च आसन कहकर बुलाते थे। ये सिर्फ एक सम्मान देने वाली उपाधि नहीं थी, ये उनके शासन करने के अनोखे तरीके और अपने दरबारियों के साथ उनके रिश्ते को भी दर्शाती थी। मुगल साम्राज्य एक बेहतरीन मशीन की तरह चलता था, और इसका कारण था उनका वेल ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। दीवाने आला फिनांस को संभालते थे, मीर बख्शी सेना का मैनेजमेंट देखते थे और सूबेदार बड़े बड़े प्रांतों पर शासन करते थे। हर अधिकारी की भूमिका बिल्कुल साफ साफ तय थी, जिससे साम्राज्य बिना किसी रुकावट के चलता रहता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुगलों की इस सफलता की नींव किसने रखी? वो थे शेर शाह सूरी। उन्होंने रुपये को स्टैंडर्डाइज किया, एक कुशल डाक प्रणाली बनाई और जमीन की पैमाइश के आधार पर एक निष्पक्ष राजस्व प्रणाली लागू की। उनके ये दूरदर्शी सुधार इतने असरदार थे कि बाद में अकबर ने भी इन्हें जस का तस अपना लिया। अब हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर आते हैं जिसने आधुनिक भारत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये शोषण, प्रतिरोध और आखिरकार आज़ादी के लिए एक महाकाव्य संघर्ष की कहानी है। ब्रिटिश राज का भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत ही विनाशकारी असर पड़ा। उनकी नीतियों ने भारतीय हस्तशिल्प उद्योग को धीरे धीरे खत्म कर दिया, एक प्रक्रिया जिसे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं, और भारतीय बाजारों को अपनी मशीनों से बने सामानों से भर दिया। अंग्रेजों की जीत सिर्फ जंग के मैदान पर नहीं हुई थी। उनकी सबसे चतुर रणनीतियों में से एक थी सहायक संधि। इस सिस्टम के तहत भारतीय शासक अपनी गद्दी पर तो बने रहते थे, लेकिन असल में वो अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बन जाते थे। अपनी सेना और विदेश नीति पर सारा कंट्रोल खो देते थे। ये बिना सीधी लड़ाई के कंट्रोल करने का एक शानदार तरीका था।
लेकिन भारत ने चुपचाप हार नहीं मानी। ये टाइमलाइन गांधी जी के नेतृत्व में प्रतिरोध की बढ़ती लहर को दिखाती है। खिलाफत आंदोलन से लेकर साहसी नमक मार्च तक और फिर अंत में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के निर्णायक आह्वान तक, हर दशक के साथ ये संघर्ष और भी तेज होता गया। आज़ादी की कहानी डॉक्टर B.R. अंबेडकर के जिक्र के बिना कभी पूरी नहीं हो सकती। वो एक साथ दोहरी भूमिका निभा रहे थे। एक तरफ वो भारत के संविधान के मुख्य आर्किटेक्ट थे और दूसरी तरफ वो सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाला एक अथक योद्धा और एक क्रांतिकारी विचारक थे। हमने अब तक कई सारे तथ्यों और घटनाओं पर बात की है, लेकिन एक मिनट रुकिए। क्या कभी सोचा है इतिहासकार आखिर ये सब जानते कैसे हैं? ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है। देखिए, इतिहास सिर्फ तारीखों और नामों की लिस्ट नहीं है, ये सुरागों को एक साथ जोड़कर एक कहानी बनाने जैसा है। तो इतिहासकार अतीत के इन बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ने के लिए कौन-कौन से टूल्स इस्तेमाल करते हैं? इतिहासकार एक तरह से जासूस का काम करते हैं। वे सरकारी रिपोर्ट या विद्रोहियों की घोषणाओं जैसे प्राइमरी सोर्स को खंगालते हैं। वे मंदिर की मूर्तियों जैसे फिजिकल सबूतों का विश्लेषण करते हैं और साहित्यिक ग्रंथों की व्याख्या करते हैं। इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर ही एक पूरी तस्वीर बनती है। और आज इतिहास लिखने का तरीका खुद बदल रहा है। ये सोच कि इतिहास की केवल एक ही सच्ची कहानी है, अब पुरानी हो चुकी है। आज का नज़रिया इस बात पर जोर देता है कि इतिहास की कई परतें होती हैं। ये उन लोगों की आवाज़ों को सुनने के बारे में है जिन्हें अक्सर भुला दिया जाता है, और ये समझने के बारे में है कि हर कहानी उसे सुनाने वाले के नज़रिए से प्रभावित होती है। इससे हमें अतीत की कहीं ज़्यादा गहरी और सच्ची समझ मिलती है। तो हम इसी विचार के साथ विदा लेते हैं। अगर इतिहास कहानियों का एक संग्रह है तो हमें हमेशा ये पूछना चाहिए, किसकी कहानी बताई जा रही है और कौन सी कहानियां हैं जो अभी भी अनसुनी हैं। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।